1950 के दशक के सुपर सितारों में भारत भूषण अव्वल थे। कई लोग इन्हें अपने समय के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिनते थे। वो रोमांटिक हीरो थे और उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में थी। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार की मौजूदगी में भारत भूषण ने अपनी यहाँ एक अलग ही पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने करियर में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया और बैजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़ मुड़ के ना देख जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन फिल्म निर्माता बनने की जिद और जुए की गलत आदत ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अपने समय के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक होने के बावजूद इन्होंने फिल्म निर्माण और जुए में मेहनत की कमाई गंवा दी। बेहद गरीबी में ही इनकी मृत्यु हुई। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिकाएं निभाई। हालांकि जिंदगी के आखिरी दिनों की हालत काफी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि 27 जनवरी 1992 में बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई। 14 जून 1920 को मेरठ में पैदा हुए भारत भूषण के पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। भारत भूषण के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह वकील बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत भूषण तो एक्टर बनना चाहते थे। भारत भूषण ने अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद मुंबई चले आए। मुंबई आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिश खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने उन्हें वो चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था। वो बेहद निराश हो गए, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल दिया। 60 रुपए महीना की नौकरी भी दे दी। 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर में उनका पहला रोल था। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान दिखी थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में ना सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि कई कई महंगी गाड़ी भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस कर दी। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपर हिट हुई और भारत भूषण माला माल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया, लेकिन भाई के मन में लालच भी आया। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने इन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। साथ ही ये भी कहा कि एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। भारत भूषण ने भाई की ऐसी बात भी मान ली, लेकिन अफसोस की बात, उन्हें जितनी भी फिल्में बनाई वो सारी फ्लॉप हो गई। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना भी कमाया वो सब गवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई। फिर भी वो कहते रहे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब एक दिन उनकी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता था। भारत भूषण बैजू बावरा के बाद मिली भारी सफलता संभाल नहीं सके। उन्होंने अपने भाई के साथ प्रोडक्शन में उतरने का फैसला किया और बड़ा घाटा उठाया। वो दिवालिया हो गए। एक समय भारत भूषण मुंबई में कई बंगलों के मालिक थे, शानदार कारों में घूमते थे, लेकिन निर्माता बनने का फैसला गलत साबित हुआ। वो जुए में भी काफी पैसा और प्रॉपर्टी हार गए। कर्ज चुकाने के लिए भारत भूषण ने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी और एक चौल में रहने लगे। बाद के दौर में अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कुछ फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। भारत भूषण कहते हैं कि मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि ना तो कोई उनका इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला था। फिल्म इंडस्ट्री में एक बार ये फिर से साबित हो गया कि यहाँ सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा कि मौत तो सबको आती है, लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। 10 अक्टूबर 1992 में 72 साल की उम्र में तंगहाली से जूझते हुए भारत भूषण दुनिया छोड़कर चले गए। भारत भूषण बैजू बावरा के बाद मिली भारी सफलता को संभाल नहीं सके।
उन्होंने अपने भाई के साथ प्रोडक्शन में उतरने का फैसला किया और भारी घाटा उठाया। वो दिवालिया हो गए। एक समय भारत भूषण मुंबई में कई बंगलों के मालिक थे, शानदार कारों में घूमते थे, लेकिन निर्माता बनने का फैसला गलत साबित हुआ। वो जुए में काफी पैसा और प्रॉपर्टी हार गए। कर्ज चुकाने के लिए भारत भूषण ने अपनी अधिकांश संपत्ति बेच दी और एक चौल में रहने लगे। बाद के दौर में अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया। 50 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का दौर था, तब भारत भूषण ने अपने लुक्स और बेहतरीन अदाकारी के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत ने बैजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब और मुड़मुड़ के नादिक जैसी बेहतरीन फिल्मों में अदाकारी का लोहा मनवाया। भारत भूषण ने हिंदी सिनेमा तक का सफर करने के लिए अपने परिवार के खूब ताने सुने और मार भी खाई, लेकिन इसके बावजूद वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। वहीं अगर बात की जाए इनकी फैमिली की, तो भारत भूषण ने 60 के दशक में पहले मेरठ के जमींदार की बेटी सरला से शादी की। उस शादी से इन्हें 2 बेटियां अनुराधा और अपराजिता हुई। अपराजिता भी एक एक्टर है और 1987 में आई टीवी सीरियल रामायण में मंदोदरी के रोल के लिए जानी जाती हैं। कई जगह ये लिखा गया है कि भारत भूषण की पहली फिल्म 1941 की चित्रलेखा थी, लेकिन इस बात को नकारते हुए अपराजिता ने बताया कि पापा की पहली फिल्म भक्त कबीर थी। हालांकि उन्हें पहचान 1952 की फिल्म बैजू बावरा से मिली थी। फिल्म बैजू बावरा से पहले उन्होंने फिल्म माँ में काम किया था। इसमें उनके काम को बहुत सराहना मिली। इसी दौरान किसी ने उनका रेफरेंस विजय भट्ट को दिया और इस तरह विजय भट्ट ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया। भारत भूषण महंगी गाड़ियों, कपड़ों और बंगलों के शौकीन थे। इस पर अपराजिता कहती हैं कि फिल्म बैजू बावरा से पहले पापा जी ने सांता क्रूज में आशा पारेख के बंगले के बगल में अपना बंगला लिया था। जब ये फिल्म हिट रही तो वो पाली हिल के एक बंगले में शिफ्ट हो गए, जो एक आलीशान बंगला था। पुणे में भी उनका एक शानदार बंगला था। पापा जी बहुत स्टाइलिश थे। मुझे याद है कि पाली हिल के बंगले में एक पूरा कमरा उनके कपड़ों से भरा रहता था। उन्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उन्हें शेरवानी खास तौर पर पसंद थी। कपड़े के अलावा उन्हें किताबों का भी बहुत शौक था। उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 1 लाख किताबें थी। फोटोग्राफी के भी वो शौकीन थे। उनके पास कई कैमरे थे जिनसे वो खूबसूरत तस्वीरें कैद किया करते थे। वो फोटो के रील प्रोसेस पर भी खुद ही काम करते। फिल्मों में भारत भूषण की इमेज बहुत ही शरीफ आदमी की थी। फैंस उनकी इसी इमेज के दीवाने थे। किस्सा शेयर करते हुए अपराजिता ने बताया कि 1954 की फिल्म चैतन्य महाप्रभु की सफलता के बाद वो कहीं बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वहीं उनका एक फैन आया जो उन्हें सिगरेट पीते हुए देख रहा था। ये बात पसंद नहीं आई। फैन उनके पास गया और बोला, आपके हाथ में सिगरेट देखकर अच्छा नहीं लग रहा। इस घटना के बाद तो मैंने भी पापा के हाथ में कभी सिगरेट नहीं देखी। हालांकि वो इन चीजों से बहुत दूर भी थे। 1958 की फिल्म फागुन में उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया था। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। खबरें सामने आई थी कि शूटिंग के दौरान भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इस बात पर अपराजिता कहती हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता। बस इतना पता है कि मधुबाला जी मेरी माँ सरला की बहुत अच्छी दोस्त थी। घर पर आना जाना लगा रहता था। मैंने सुना है कि जब मेरी पैदाइश के वक्त माँ सरला का निधन हो गया, तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया है। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी मौत से पहले उन्होंने पापा जी से हमें मिलवाने के लिए कहा था। तब मैं उनसे मिलने गई थी। पापा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो बहुत रिजर्व थे। को स्टार के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। इस वजह से मुझे ये नहीं पता कि एक्टिंग के बाद पापा जी ने अपने बड़े भाई के कहने पर प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी प्रोड्यूस की गई बस 2 ही फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात हिट रही। फिर उन्होंने और भी फिल्में प्रोड्यूस की। 1964 की फिल्म दूज का चांद में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस वजह से पापा जी को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें सारे बंगले और गाड़ियां बेचनी पड़ी। हालांकि इतनी खराब स्थिति में भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने काम नहीं छोड़ा। जब उन्हें अपनी लाइब्रेरी से किताबें बेचनी पड़ी तो वो जरूर टूट गए, क्योंकि किताबें ही थी जिनके सहारे वो अपने दुख को कम किया करते थे। उनकी किताबों को मैं देख ही रही थी, उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं वो कर ना सकी, जिसका अफसोस मुझे आज भी है। जब ये सब हुआ तब मैं 12 साल की थी।
जब मैं शादी के बाद माँ बनी, तब मेरे पापा जी ने मुझसे पूछा कि उन्होंने इन सब परेशानियों को कैसे फेस किया। तब मैंने पापा जी से पूछा कि उन्होंने इन सब परेशानियों को कैसे फेस किया। उन्होंने कहा, तुम भी तो देव साहब की फैन हो। उनका गाना जिंदगी का साथ निभाता चला गया के हिसाब से मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। जीवन के जिस पड़ाव में जो मिलता है उसी को अपनी तकदीर मानकर खुश रहना चाहिए। जिन चीज़ों को मैंने खो दिया है उनका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।